हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा फ्रॉम ड्रीम्स फायर। आज हम ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने द यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्स में आपको मैंने बताया था कैसे यूनिवर्स एग्जिस्ट में आया था, किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई थी। आज हम उस यूनिवर्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे। हमारा सौर मंडल और उसके कुछ ग्रह, उपग्रह, स्टार, सन, हम सीक्वेंस वाइज इसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह से एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सौर मंडल में आज हम सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। सौर मंडल में हमारे पास ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्काएँ आते हैं और धूमकेतु आते हैं। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो सौर मंडल में पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल है, गैसेज है, स्टार है। तो सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? पहले तो 9 थे, अभी हो गए हैं 8। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर किया गया है वो लॉजिक हम लास्ट में समझेंगे, जब हमारे पास सारे ग्रह जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम प्लूटो का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों कर दिया गया था। पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो उसमें इंक्लूडेड था, बट अब इंक्लूड नहीं है, वो उसको निकाल दिया गया है। तो ग्रह हमारे पास हो गए 8। इसके याद करने का एक शॉर्टकट है एम वैम जेसन। एम वैम जेसन, उसके फर्स्ट लेटर याद करो, सारे ग्रह अपने आप याद हो जाएगी। आपको इसका सीक्वेंस भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि सीक्वेंस वाइज अर्थ का कौन सा स्थान है, तो आप याद करने लग जाओगे कि वो ग्रह, आप शुक्र, शनि, बृहस्पति ऐसे डे वाइज भी कई याद रखते हैं। बट अगर आपको ऐसे याद होगा, सीधा शॉर्टकट लिखा एम वैम जेसन, तो आपको अर्थ पता चल जाएगा कि कौन से स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है, तीसरा ग्रह है सौर मंडल का। मरकरी कौन से स्थान पर है, आपको पता चल जाएगा, पहले स्थान पर है। मार्स कौन से स्थान पर है, आपको पता चल जाएगा, चौथे स्थान पर है। नेपच्यून कौन से स्थान पर, आपको पता चल जाएगा, 8th पे है, जब आपको सीक्वेंसेस का पता होगा। अब जो ये ग्रह है, मैंने कल बताया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। किसने दी थी? निकोलस कोपरनिकस ने। वो थ्योरी के अकॉर्डिंग सूर्य जो है सेंटर था पूरे सौर मंडल का, और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसमें 2 लॉजिक आते हैं हमारे पास, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण, रिवोल्यूशन और रोटेशन। परिक्रमण क्या होता है? जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, एक पर्टिकुलर दिशा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे हम किसी टेम्पल की परिक्रमा करते हैं, मतलब पूरा घूम के आते हैं, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण, परिभ्रमण मान लो कोई चीज़ है वो अपने एक्स पे रोटेट कर रही है, अपने एक्स पे घूम रही है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण में भी आपको पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूज़न होता है इसमें भी बहुत बच्चों को कि परिक्रमण और परिभ्रमण में, दोनों को कई बार एक ही सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए यूज़ कर लेते हैं कि परिक्रमण परिभ्रमण ही है, बट नहीं, परिक्रमण अलग है, परिभ्रमण अलग है। परिक्रमण का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? परिक्रमण का इम्पैक्ट पड़ता है जब सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करेगा ग्रह, तो क्या होगा, इससे फॉर्म हो गए ईयर्स, मतलब साल बनेगा। और जब अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा लगाता है, अपने अक्ष पे वो एक चक्कर पूरा लगाएगा, साथ साथ में सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है और अपने अक्ष पे भी चक्कर लगा रहा है, तो उसको उसके जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या होगा, डे और नाइट में फॉर्मेशन होगा, मतलब दिन और रात बनेंगे। दिन और रात में जो डिफरेंस आता है ड्यूरेशन में, कई बार हमारे पास होता है कि सर्दियों में जैसे रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में हमारे पास दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है। ये किस कारण से होता है? ये होता है ग्रहों का इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन माने तो अपने अक्ष पे एक डिग्री पे, वो निश्चित डिग्री पे वो झुके होते हैं, इसीलिए क्या होता है, दिन और रात के ड्यूरेशन में अंतर आ जाता है। अगर वो इंक्लिनेशन नहीं होता, वो लॉजिक हम बाद में समझेंगे, मतलब जब इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ करेंगे उसके साथ हमारे को पता चल जाएगा कि इंक्लिनेशन के कारण किस तरह से डे और नाइट के ड्यूरेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंसर्न है यहाँ पर, वो है सूर्य की दूरी, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो पोजीशन है वो क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर भी जैसे बताया आपको, एम वैम जेसन, मरकरी, बुध, विनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। अब ये तो हमारे को रट के याद हो जाएंगे, बट यहाँ पर कई अब क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं साइज वाइज, आकार के अनुसार इसका क्या सीक्वेंस रहता है। तो आपने सबसे पहले तो ये जो लास्ट के 4 ग्रह है इसको उठा लेना है और सबसे पहले लगा लेना है ये जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
ये तो साइज वाइज आपके 4 पहले आ जाएगी सीक्वेंस में, वैसे ही जैसे जो है दूरी के अनुसार थे। दूसरा आपके पास आता है EVMM, अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी, सीक्वेंस वाइज आकार के अनुसार इस तरह से बनेंगे ये ग्रह, जे सन EVMM। अब प्लैनेट्स के 2 टाइप है, 2 टाइप है प्लैनेट्स के, ग्रहों के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एक तो इनर आते हैं हमारे आंतरिक ग्रह जिनको बोलते हैं, या टर्स्ट्रियल प्लैनेट भी इनको बोला जाता है, और दूसरा है आउटर प्लैनेट, मतलब आंतरिक, एक हो गया आंतरिक और दूसरा हो गया बाह्य। जो अंदर के ग्रह है उनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। अंदर के 4 ग्रह जो सूर्य के साथ साथ पाए जाते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य के साथ ही है, जैसे मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स। ये ग्रह है, बेशक ये साइज में छोटे हैं बट ये डेंसिटी वाइज घनत्व इनका आउटर प्लैनेट से, जोवियन प्लैनेट से ज़्यादा है। जोवियन प्लैनेट में कौन से आते हैं, बाह्य ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनका साइज तो बेशक बड़ा है, बेशक ये साइज में बड़े हैं, पर इनका घनत्व इन ग्रहों से कम है। जो आपके इनर प्लैनेट है उनसे कम है। सैटर्न का घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व पानी से भी कम है, पानी के घनत्व से भी कम है। अगर इस ग्रह को पानी के ऊपर रख दिया जाए तो ये पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, डूबेगा नहीं, इतना कम घनत्व है इसका। अब हम सीक्वेंस वाइज एक एक ग्रह को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रह आता है सूर्य से दूरी के अनुसार वो बुध है, मरकरी। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ये सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, नियरेस्ट प्लैनेट सन के। दूसरा परिक्रमण मैंने बोला था सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो सबसे कम समय में लगाता है 88 डेज में। मतलब यहाँ पर 88 डेज का एक साल होता है, जैसे पृथ्वी पर 365 दिन का या 366 दिन का एक ईयर बनता है, वैसे यहाँ पर 88 दिनों का एक साल बनता है। और उसके अपोजिट परिभ्रमण मतलब अपने एक्सिस पर जिससे दिन और रात बनते हैं 58.65 डेज में, मतलब 58.65 डेज में एक दिन होता है यहाँ पर। जैसे अर्थ पर 24 घंटे का एक दिन होता है, यहाँ पर 58 दिनों का एक दिन होता है। इसके बाद हम बुध ग्रह का नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, ये नो सैटेलाइट, यहाँ पर कोई भी उपग्रह नहीं है इसका। और यहाँ पर बुध ग्रह की एक और विशेषता है कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर जो तापमान का उतार और चढ़ाव है, नाइट में देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला होता है, -173 डिग्री सेल्सियस। और डे में जो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इतना हॉट हो जाता है, 427 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है। तो ये इसका उतार और चढ़ाव है यहाँ के तापमान का। बेशक ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, फिर ये सबसे हॉटेस्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रातें बहुत बर्फीली होती है और दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसीलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं बोला जाता है। इसीलिए ये गलती कभी मत करना कि बुध को आपने हॉटेस्ट प्लैनेट की श्रेणी में ला दिया और वहाँ पर टिक कर दिया और आपका नंबर हो गया 0। फिर हम दूसरे ग्रह पर चलते हैं। दूसरा ग्रह है हमारे पास शुक्र ग्रह, विनस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में जितने भी देखने को मिले हैं वो विनस से ही आते हैं। शुक्र ग्रह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसको सौंदर्य का देवता कहा जाता है, ब्यूटी प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, ब्यूटी प्लैनेट मतलब सौंदर्य का देवता। दूसरा पॉइंट है इसका पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अब आप पूछ सकते हो कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो मार्स भी हो सकता है, मंगल, बट ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी का नियरेस्ट ग्रह नहीं है क्योंकि इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है किसके अपेक्षा, शुक्र की अपेक्षा। शुक्र और पृथ्वी का डिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए पृथ्वी का जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो शुक्र को बोला गया है, ना कि मंगल को। तीसरा है ट्विन ऑफ अर्थ। इसका जो शेप है, भार है, आकार है, जो भी है इसका वो पृथ्वी की तरह सेम ही है, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा या भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट आपका देखने को मिलता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसको सांझ और
सुबह का तारा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुबह के टाइम देखने को मिलता है ब्राइटेस्ट, और इवनिंग को चमकता है, इसलिए इसको सुबह और शाम का तारा भी बोला जाता है। पांचवा पॉइंट है इसका, दूसरे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं शुक्र को छोड़ के सारे पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेशन करेंगे। परंतु एकमात्र ऐसा ग्रह है, विनस ग्रह है, जो अपनी दिशा के दूसरे ग्रहों की दिशा से विपरीत दिशा में घूमता है, मतलब पूर्व से ये कहाँ को घूमेगा? पश्चिमी डायरेक्शन में घूमेगा। सिक्स्थ पॉइंट है इसका, ये सौर मंडल का, सौर फैमिली का जो है, सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे चमकीला ग्रह है, और हॉटेस्ट प्लेनेट भी शुक्र है, ना कि बुध। हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई गई है। 96% यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनते हैं और जो गर्मी बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता ही होगा, CO2 रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने के कारण ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी इसको कहा गया है। और इस ग्रह के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब इसके हम रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात करें तो रोटेशन इसका जो होगा 257 दिन लगते हैं इसके, मतलब 257 दिन इज इक्वल टू 1 डे, एक दिन का होगा 257 डेज इसके, और रिवोल्यूशन करेगा 225 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल तो यहाँ पे पहले हो जाएगा, एक साल पहले हो जाएगा, दिन बाद में होगा। दिन यहाँ पर दिन रात बाद में होंगे, दूसरा दिन दो चेंज जो है एक साल के बाद होगा, और ये सबसे धीमी गति से अपने अक्ष पर घूमता है, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात का जो फॉर्मेशन बनने का टाइम होता है वो इतना लंबा ड्यूरेशन चला जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लेनेट आ रहा है वो मंगल है। सीक्वेंस वाइज आपको इसमें जो है अर्थ पहले आता है, बट हम अर्थ को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी जानने को है, इसीलिए हम अर्थ को अलग से डिस्क्राइब करेंगे। तो आपका मंगल का कौन सा नंबर आता है? एम वैम जेसन। तो वैम एम कौन से नंबर पे आ रहा है? मार्स कौन से नंबर पे आ रहा है? 4th नंबर पे आ रहा है। तो 4th नंबर का जो सीक्वेंस वाइज है वो 4थे नंबर का ग्रह कौन सा है? मंगल। मंगल को और रेड प्लेनेट, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई गई है, इसीलिए इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा है, इसके पास 2 उपग्रह है अपने। अभी तक हमने 2 ग्रह पढ़े, मरकरी और वीनस, उनके पास कोई सैटेलाइट नहीं था, परंतु मंगल के पास 2 सैटेलाइट है, फाबोस और डीमोस, 2 उपग्रह हैं। और हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पर पाया गया है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट प्लेनेट मंगल पर कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन निक्स ओलंपिया सही हो जाएगा। और ये पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना बड़ा है। मतलब हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8850 मीटर। इसको आप 3 गुना कर दो तो इतनी हाइट जो है निक्स ओलंपिया की है। उसके बाद इसकी रिवोल्यूशन और रोटेशन की बात करते हैं तो रिवोल्यूशन इसका होगा 687 डेज, मतलब यहाँ पर 687 डेज का बनेगा एक साल। मैंने आपको पहले ही बताया रिवोल्यूशन से साल की फॉर्मेशन होती है, रोटेशन से डे और नाइट फॉर्म होते हैं। तो रोटेशन जो यहाँ पर होगी वो नियर अबाउट अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के जैसी ही यहाँ की रोटेशन है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर कितने घंटों में घूमती है? 24 घंटों में घूमती है। एज सेम जो यहाँ पर मंगल है वो भी अपने अक्ष पर कितने घंटे में चक्कर लगाता है? 24 घंटे में। मतलब यहाँ पर एक दिन कितने का बनेगा? एक दिन बराबर है 24 घंटे 0.6 आवर्स, 24.6 आवर्स का। और यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट जो यहाँ से भेजे गए हैं मंगल पर, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जीवन की शायद संभावना, लाइफ एग्जिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की उपस्थिति, बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर पानी मिला है, पानी की यहाँ पर प्रेजेंस है। और इसके भी अर्थ की तरह क्या है? 2 एक्सिस है, 2 अक्ष है इसके, जैसे हमारी अर्थ के है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके अनुसार मंगल के भी 2 एक्सिस है।
जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, सीजनल चेंज, मतलब ऋतु में परिवर्तन होता है, जैसे अर्थ पे होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी सीजनल चेंज होता है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जितने हमारे पास प्लेनेट बचे हैं, जुपिटर है, पृथ्वी है, सैटर्न है और नेपच्यून और यूरेनस है, उसको डिस्कस करेंगे। उसको हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। उसके सारे टॉपिक जितने भी उसके पॉइंट होंगे वो सारे आपको डिस्कस करवा दिए जाएंगे क्लास में। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, जितने इसमें से पॉइंट बन रहे हैं आप उसके नोट्स बनाओ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।